क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी व्यक्ति ने नापसंद किया हो और ये बात आपको बहुत ज़्यादा खटक गई हो या ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी हो? तो आपको आज की ये बुक समरी द करेज टू बी डिसलाइक पूर्ण रूप से सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगा ये एक्सेप्ट करने में कि आपको भी डिसलाइक किया जा सकता है। आज की हमारी किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इच्योर किशमी एंड फ्यूमिटेक कोगा, इनके द्वारा लिखी गई ये किताब द करेज टू बी डिसलाइक एक मार्गदर्शक है जो हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करने में मदद करती है जैसे हम हैं, सभी अच्छाइयों और बुरी चीज़ों के साथ, जिन्हें हम सभी आत्मसात करते हैं। ज़रूरत स्वयं को स्वीकार करने और गले लगाने की है। यदि आप उनमें से हैं जो दूसरों की राय से परेशान हो जाते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। क्या आप खुद से प्यार करते हैं, अपने जीने के तरीके से संतुष्ट हैं, या क्या आप दूसरे द्वारा स्वीकृति पर विशेष ध्यान देते हैं? दूसरे लोग क्या सोचते हैं? क्या आप उनकी मंजूरी से अधिक अपनी परवाह करते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। तो हम आपको बधाई देंगे क्योंकि आप यहाँ पे आके अपने सभी संदेह को दूर कर पाएंगे। द करेज टू बी डिसलाइक किताब के बारे में बात करते हैं, जिसे लिखा है इक्यारो किशमिश और फ्यूमिटेक कोगा ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल के खुशी पा सकते हैं। किताब में एडलरियन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो एक आसान और सुखी ज़िंदगी को पाने के लिए ज़रूरी है, और ये आपके नज़रिए को बदलता है। किताब आपको बताती है कि कैसे अपने अंदर की शक्ति को इस्तेमाल करके आप अपना सबसे अच्छा और सच्चा इंसान बन सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं और हमेशा के लिए खुशी पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने खुद के भविष्य को पिछले एक्सपीरियंसेस, डाउट्स और दूसरों की उम्मीदों से आज़ाद कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमें आज़ाद करता है, हमें बदलने के लिए साहस देता है और उन सीमाओं को अनदेखा करने की इजाज़त देता है जो हम और हमारे आसपास के लोग हम पे डाल सकते हैं। चैप्टर 1, अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। आप किसी भी समय बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप यह करने का विकल्प नहीं चुनते। मतलब आप बदलाव के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाते और अपने अतीत में उलझे रहते हैं। ये साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें पिछले कारणों के बारे में ना सोचते हुए अपने आज के लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, आपका अतीत आपके आज को तय नहीं करता है, बल्कि यह वह मतलब होता है जो आप अपने अतीत के लिए बनाते हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप बदलने का फैसला नहीं लेते। आप शायद सोचते हैं कि चीज़ों को वैसे ही छोड़ना आसान है जैसे कि वे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो आप और बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अगर आप बदलना नहीं चुनते हैं, आपकी ज़िंदगी दर्दनाक और चिंता से भरी हो सकती है। जब आप बदलना नहीं चुनते हैं तो आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बदलाव करने के लिए आपको खुद से कहना चाहिए कि अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ। साथ ही आपका पूरा साहस के साथ बदलाव करना चाहिए। अगर आपके पिछले अनुभव अच्छे नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आज अच्छा नहीं कर सकते। आप अपने उद्देश्यों या सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, उससे आप अपना आज बनाते हैं। मतलब यह हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी का मतलब और अनुभव खुद बनाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने से कभी पीछे ना हटें, डटे रहें
और आखिर में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 2, आप भावनाओं को बनाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बदलाव की शुरुआत बदलाव करने के फैसले से होती है, इसलिए आपको जानना होगा कि बदलाव के बीच रुकावट क्यों आती है, जिससे आप लगातार बदलाव नहीं कर पाते। और इसका जवाब है आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं। भावनाएं ही होती हैं जिनकी वजह से आप मुश्किलों का सामना करते हैं और बदलाव पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में जब कुछ आपके अनुसार नहीं होता है तो आप गुस्से से चिल्लाने लगते हैं और आपकी भावनाएं आप पे हावी हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, चिल्लाने के लिए आपने गुस्से की भावना पैदा की। गुस्सा एक ऐसी भावना होती है जो आपको बेकाबू कर देती है और आप गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, गुस्से में लिए गए फैसले मुसीबत के जैसे होते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, जैसे वेटर ने आपकी जैकेट पे कॉफ़ी बिखेर दी तो आप उस पर चिल्लाते हैं, जबकि आपको पता है कि चिल्लाने या गुस्सा करने से आपकी जैकेट साफ नहीं होगी। इसलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। याद रखें, हम भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं और गुस्से को काबू नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन सब से बाहर निकलने के लिए अभी अपने आप को स्वीकार करें और अपनी भावनाओं को खुद पे हावी ना होने दें। शांत रहने की कोशिश करें, गलतियों के लिए खुद को और दूसरों को माफ़ करें। साथ ही नतीजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का साहस रखें। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 3, एडलरिन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी का दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन अपने पिछले अनुभव के अनुसार करते हैं और कई बार यही हमारी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल को भी बनाता है, जो तय करता है कि आप दुनिया और खुद को कैसे देखते हैं। जैसे कि सैम नाम के एक लड़के को बचपन में एक बार घर से बाहर निकलने पे एक्सीडेंट जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके मन में डर रह जाता है। इसलिए उसे उस सदमे से बाहर आने में परेशानी आती है। एडलरिन मेथड से पता चलता है कि सैम बाहर जाने का लक्ष्य नहीं बनाता है, इसलिए बाहर जाने के लिए वह चिंता और डर का सामना कर रहा है। इसी तरह वह दुनिया को भी डरावनी दुनिया के रूप में देखता है, लेकिन यह डर सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर सैम ने कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की तो भला वो उस सदमे से बाहर कैसे आ सकता है। इसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम का नतीजा जानने के लिए उस काम को करके देखना ज़रूरी है, तभी आप उसके सकारात्मक पहलू को भी देख पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप अब से कैसे जीते हैं। ध्यान रहे, आप आज में रह रहे हैं और आप वही है जो खुद अपनी ज़िंदगी को तय करते हैं। इसलिए पूरे साहस के साथ खुद में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। एडलरिन साइकोलॉजी साहस की मनोवैज्ञानिक है। इसके अनुसार अपनी समस्याएं के अतीत या अपने पर्यावरण को दोष नहीं दे और ना ऐसा माने कि आप लायक नहीं हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि आप बस हिम्मत की कमी के कारण अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी और अपने काम को पूरे भरोसे के साथ करना होगा। तभी आप अपने हर सदमे से बाहर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की असल खुशी को हासिल कर सकेंगे। चैप्टर 4, आप हीनता की भावना को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि जब हम अपनी भावनाओं को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें परेशानी आती है। इसी तरह हीनता की भावना उद्देश्य तथ्यों की बजाय व्यक्तिपरक है। पूरी तरह से दूसरों से खुद की तुलना करना,
इसका कारण होता है सब्जेक्टिविटी के बारे में। अच्छी बात यह है कि आपको अपनी पसंद बनाने की इजाज़त मिलती है, मतलब किसी चीज़ के बारे में अपने नज़रिए को बदल के उनसे अपने संबंध आदि को बदलना बेहतर बना सकता है। हालांकि हम उद्देश्य तथ्य को नहीं बदल सकते। उद्देश्य तथ्य का मतलब है जो चीज़ जैसी है नेचर से वो वैसी ही रहती है, लेकिन हम जितना चाहें सब्जेक्टिविटी को बदल सकते हैं। हम लोग मजबूर जीव यानी हेल्पलेस क्रिएशन के रूप में दुनिया में आते हैं और उस मजबूर अवस्था से बचने की यूनिवर्सल इच्छा होती है। इसे सुपीरियरिटी की खोज कहा जाता है। हीनता की भावना का सही तरीके से इस्तेमाल करके इसे विकास के लिए एक अच्छा सोर्स बनाया जा सकता है। हालांकि असफल लोग वो होते हैं जो कदम आगे बढ़ाने का साहस खो देते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करते कि रियलिस्टिक कोशिश करके हर स्थिति को बदला जा सकता है, और कुछ भी करने से पहले वो बस हार मान लेते हैं और कहते हैं मैं वैसे भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, या फिर यहाँ तक कि अगर मैंने कोशिश की तो मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसे हीन भावना कहा जाता है। ना करने के बहाने के रूप में लोग हीनता की भावना का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। कुछ इस तरह से सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, या मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं एक अच्छे रिश्ते में नहीं आ सकता। यह हीन भावना का इस्तेमाल करना कहा जाता है। जबकि सफल लोग वो होते हैं जिनके पास एक्सीलेंस होता है और वो हर काम ऐसे करते हैं जैसे कि वो महान है और उत्कृष्टता की भावना से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए हीन भावना को खुद से दूर रखना और अपनी उत्कृष्टता का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहें। लगातार आगे बढ़ने में आपको साहस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप रुकावटों का डट के सामना कर सकेंगे। अध्याय 5, असल सुख कैसे हासिल करें। हम में ज़्यादातर लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि वो दूसरों की खुशी में खुद की हार के रूप में देखते हैं और दूसरों को खुद के अनुसार बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए कोशिश करनी होगी और खुद पे ध्यान देना होगा। एडलर साइकोलॉजी खुद को बदलने का मनोवैज्ञानिक है, ना कि दूसरों को बदलने का। दूसरों के बदलने का इंतज़ार करने के बजाय आपको पहला कदम खुद आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया कभी नहीं बदल सकती, लेकिन आप वो बदलाव ज़रूर बन सकते हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको खुद एक कदम आगे बढ़ाना होगा। कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। साथ ही आपकी ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए आपको हीनता की भावना बनानी होगी, जो खुद की दूसरों से तुलना करने से नहीं आती है, जो अपने आइडल सेल्फ के साथ अपने आज की तुलना करने से आती है, ताकि आपको अपने आप को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने की अंदरूनी प्रेरणा मिलती रहे। जब तक आप अपने आइडल यानी आदर्श इंसान की तरह ना बन जाए, समाज की नज़रों में अपनी सफल ज़िंदगी को बनाते समय बहुत से लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कंपटीशन में रह रहे हैं। लेकिन जब आप ये महसूस करेंगे कि लोग मेरे साथी हैं, तो दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा और आप अपनी खुशी को हासिल कर सकेंगे। एडलर मानते हैं कि उत्कृष्टता की खोज महान होने की कोशिश करने की एक यूनिवर्सल इच्छा है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद कदम उठाना सिखाती है, जिसके लिए आपको बाकी लोगों की तुलना में बड़ा होने का लक्ष्य बनाने के लिए प्रतियोगी करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और सबसे अपनी अलग खूबी है। हम किसी के साथ प्रतियोगिता करने के लिए नहीं चलते हैं, बल्कि खुद को बेहतर करने के लिए चलते हैं। इसलिए जो अब आपके पास है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका प्रतियोगिता आपके खुद से होना चाहिए, जिससे आप खुद को सबसे अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। अपने बारे में सोचना, चिंता करना, फैसला लेना और खुशी बनाना सब आप पर ही निर्भर करता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ें, अपने कल से आज बेहतर बनाने पे ध्यान दें और तब तक अपने आदर्श यानी आइडल गोल की तरफ बढ़ते रहें जब तक उसे हासिल ना कर ले। चैप्टर 6,
रिकग्नाइजेशन की इच्छा को नामंजूर करें। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो वैसा ही करेगा जो दूसरा चाहता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी जीने लगते हैं। इसे बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सफलता और खुशी से जी सकते हैं। इसलिए आपको अपनी मान्यता की इच्छा से इनकार करना चाहिए। आप बाकी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं और बाकी लोग आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसका विकास करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में सभी को यह आज़ादी है कि वह लोग एक दूसरे को या एक दूसरे की किसी चीज़ या आदत को पसंद या नापसंद दोनों ही कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप आज़ाद हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार जी रहे हैं। जब तक आप बाकी लोगों के फैसलों से बंधे हुए होते हैं और आपको बाकी लोग द्वारा नापसंद किया जाने का डर होता है, तब तक आप कभी भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते और इस तरह आप कभी भी आज़ाद नहीं होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें। आखिर में आप वही बनेंगे जैसा आप सोचते हैं। कोई इंसान जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। उसकी सोच बदलना आपका काम नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के रिश्तों के बारे में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप जिसे सबसे अच्छे रास्ते पे भरोसा करते हैं उसे चुनें और लोग उस बारे में क्या सोचेंगे यह ना सोचते हुए आगे बढ़ें। चैप्टर 7, ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार दूसरों की वजह से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। मानव व्यवहार का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके 2 उद्देश्य को पूरा करना होता है। पहला, आत्मनिर्भर बने। दूसरा, समाज के साथ मिलजुल कर रहते हुए काम करें। इन व्यवहारों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको खुद में समझ विकसित करनी होगी कि मेरे पास काबिलियत है और लोग मेरे साथी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसके साथ ही आपको अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम को करने पे ध्यान लगाना चाहिए। एडलर ने ज़िंदगी के काम को 3 कार्यों में बांटा है, जिसका सामना करके आप अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। पहला, काम के काम, आपके सभी पेशेवर जीवन से जुड़े काम। दूसरा, दोस्ती के काम, आपके दोस्त, रिश्तों और रिश्तेदारों के जुड़े काम। तीसरा, प्यार के काम, आपके अपनों से प्यार की भावना रखने का काम। अगर आपके दोस्त या अपने खुश नज़र आते हैं तो उस खुशी को अच्छी तरह मनाएं। यही प्यार जाहिर करने का तरीका है। ऐसे रिश्ते जिसमें लोग एक दूसरे को रोक लगाते हैं आखिर में टूट जाते हैं। इसलिए अपने अपनों को उनके फैसलों से सहमत करें और उनकी कामयाबी के लिए खुश रहें। अध्याय 8, कामों को कैसे अलग करें। दूसरों की परवाह करना ही सही मानव व्यवहार का इस्तेमाल करना है। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना काम ना करें। इसे समझने के लिए एडलरियन साइकोलॉजी के उस विचार को समझना ज़रूरी है जिसे सेपरेशन कहा जाता है। हमें यह किसका काम है कि दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है और अपने खुद के काम को बाकी लोगों के काम से लगातार अलग करना है। एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। आमतौर पे सभी रिश्तों की समस्याएं बाकी लोगों के काम में दखल देना या अपने खुद के काम में दखल देने के कारण होती है। यह किसका काम है यह बताने का एक आसान तरीका है यह सोचना कि जो काम चुना गया है उसके परिणाम को आखिर में कौन हासिल करने वाला है और फिर जो हासिल करने वाला है उसे मिलकर काम करना चाहिए। अध्याय 9, असली आज़ादी। इंसानों के लिए दूसरों के द्वारा नापसंद ना किए जाने की इच्छा का सामना करना पूरी तरह से एक प्राकृतिक इच्छा है। मॉडर्न फिलोसोफर ने इस इच्छा को झुकाव कहा है। जैसे पत्थर जिसमें जान होती है, एक बार जब यह नीचे की ओर लुढ़कता है और लुढ़कना शुरू करता है तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से लुढ़कता जाता है। लेकिन हम पत्थर नहीं हैं। हम ऐसे जीव हैं जो झुकाव का विरोध कर सकते हैं। हम अपने आप को नीचे गिरने से रोक सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं।
मान्यता की इच्छा शायद एक प्राकृतिक इच्छा है। तो क्या आप दूसरों से मान्यता पाने के लिए नीचे की ओर लुढ़कते रहें? क्या आप अपने आप को एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह नीचे गिरने दे सकते हैं जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? नहीं, ना तो आप दूसरों से नापसंद किए जाने पर इतना दुखी क्यों हो जाते हैं? जब आप खुद को सबसे अलग और अपनी खूबी के साथ अपनाने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी की असल आज़ादी को हासिल कर लेते हैं। अध्याय 10, सेल्फ अफर्मेशन, दूसरों में भरोसा और दूसरों के लिए योगदान। जब आप खुद की भलाई को दूसरों के लिए चिंता यानी कि समाज की भलाई की ओर बदल रहे होते हैं तो कम्युनिटी की भावना हासिल कर रहे होते हैं। इस समय आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपकी मदद करता है। पहला सेल्फ अफर्मेशन, दूसरा दूसरों पे भरोसा और आखिरी दूसरों के लिए योगदान। सेल्फ अफर्मेशन खुद को सुझाव देने से संबंधित है, जिसे आप खुद को अपने भले के लिए एहसास दिलाते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूँ या मैं मजबूत हूँ, या एक ऐसी मान्यता जो उत्कृष्टता को ला सकती है। और इसे जीने की एक तरीका भी कहा जा सकता है जिसमें इंसान खुद से उस तरह की बातें करता है और जैसा चाहता है। इसे और ज़्यादा आसान शब्दों में कहें तो मान लें आपके एग्ज़ाम में 60% का स्कोर किया है। अपने आप को बताएं कि मैं इस बार बदकिस्मत था, क्योंकि असली अंक 100% है। तो ये आत्मसंतुष्टि कहलाती है। दूसरों पे भरोसा, भरोसे बिना किसी बनाई गई शर्तों के होते हैं। भले ही किसी के पास किसी पर भरोसा करने के लिए काफ़ी बुनियाद ना भरोसा करता है, जैसे सुरक्षा की चीज़ों के बारे में हम खुद को परेशान किए बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं कि ये आत्मविश्वास है। अगर कोई अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि दूसरा इंसान क्या करता है या क्या कर सकता है, तो वो दूसरों पे भरोसा कैसे करे और उनके साथ मिलकर काम कैसे करे। दूसरों पे भरोसा रखने का मतलब दूसरों को एक साथी के रूप में देखने से है, जिससे कोई भी अपनापन की भावना पा सकता है। दूसरों के लिए योगदान, दूसरों के लिए सबसे आसानी से समझा जाने वाला योगदान काम है। काम के जरिए से ही इंसान दूसरों के लिए योगदान देता है और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता है। सो कैसी लगी गाइस आज की ये किताब की समरी? मिलते हैं आपसे अगली बार कुछ और किताब की समरी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।